वैसे तो हमारा ऊँट शाकाहारी है, पर अगर तुम सब नंबर नहीं लाती, वाला तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या होगा। हमारा ऊँट तुमको कहा जाती। वैसे तो वो वेजिटेरियन है, पर उसको शाकाहारी से मांसाहारी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगती। वो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाती, वो तुम सबको खा जाती, तुम सबको वो निगल जाती और तुम सब खत्म हो जाती। इसीलिए हमारा बात मानो अभी भी, तुम सब बढ़िया पढ़ाई करो, नंबर लाती। आम तुमको नंबर दिलवाएगा, आम तुम्हारे लिए उधर दुबई में पर्सनल पिलौत काटेगा। आम वादा करती, बुर्ज खलीफा की कसम हमारा उधर 4-5 तेल का कुआं होती। वो अलग बात है कि उसमें तेल नहीं होती, क्योंकि हमारा तेल वो लोग निकाल दिया होती, हमको उधर से भगा दिया वो लोग। बोला स्वागत स्वागत स्वागत। पर आज दोस्त लोग तुम सबको हम कुछ बताना चाहते हैं। हमारा ऊँट हम बहुत उदास है। तुमको मालूम क्या हुआ था पिछली बार? उसका ऊँट नहीं उसको छोड़ के चला गया था। हम उसको पानी पिलाया, हम उसको अपने बच्चा के माफिक पाला, हम उसके लिए इतना कुछ किया, पर हमारा ऊँट हमको बोला कि हमको तुम्हारे साथ नहीं रहने का है। हम उसको वादा किया था कि हम तुम्हारे लिए 3 रेगिस्तान का टीला भर के खरीद के ला के देगा, पर हम नहीं कर पाया। हमको बहुत दुख है इस बात का, हमको बहुत दुख है। अब तुमको मालूम, हमारा ऊँट एक नया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, उसका नाम है UUSD। हम बोला ये क्या है? वो बोला ऊँट सगा दोस्त। हम बोला वाला अगर तुम लोग सगा दोस्त है तो हम क्या है? हम इतने दिनों से तुम्हारे आगे पीछे डोल रहा था, हम तुम्हारा इतना सेवा किया, हम क्या है? वो बोला अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ऊँटनी नहीं मांगता है, हम ऊँट के साथ ही खुश है। बोला हम बोला ये तो कुछ अलग किस्म का चीज हो गया है। इधर हम सब में तो ये सब चल रहा है, पहले तो शादी होता था आदमी और औरत का, अब तो आदमी औरत का भी शादी होने लग गया है। पर हमको नहीं मालूम था कि जानवर लोग के अंदर भी ऐसा कोई ग्रुप होता है। वो हमको बोला UUSD का हम मेंबर बनेगा, ऊँट सागा दोस्त। हम बहुत उदास है, हमारा ऊँट रात से फरार है। वो ऊँट लोग के माफिक उधर घूमता फिरता रहता है, उनके साथ हैंग आउट करता है, उनके साथ चिल करता है। हम वो उनका चिल देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया, हम आप चिल ही नहीं बन पा रहा है, हम बहुत उदास है। पर ऊँट हमारा फरार हो गया है, वाला बहुत परेशान है हम, क्या बोले हम। हमारा बहुत रोने का मन कर रहा है, पर क्या करती। चलो चैप्टर करती, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये तुम्हारा तीसरा चैप्टर होती। मेटल्स, तुमको मालूम मेटल्स क्या होती? हम तुमको उतना डिटेल में नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब तुम छोटा क्लास में कर चुका होती। मेटल्स माने जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मालूम, उसी के साथ साथ मेटल्स को तुम पीट कर उसका बारीक शीट बना सकता है, पतला पतला चादर बना सकता है। ओढ़ने का नहीं है उसको तुम शीट की फॉर्म में ड्रॉ कर सकता है। इसको हम लोग बोलता है मेलेबिलिटी। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी मेटल्स को हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही मेटल्स सोनोरस होते हैं, उस पर ऐसे करेगा टिन 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 आवाज करती, उसकी एक खनक होती है, वो सोनोरस होते हैं। ठीक है, वैसे ही मेटल्स के अंदर एक शाइनी लस्टर होता है, इट हैज शाइनी लस्टर। So if we conclude metals are good conductors of heat and electricity, they can be beaten into thin sheets, they can be drawn into wires, they can even, but exceptions are always there. And when we talk about metals, they have shiny finish, they are lustrous. These are the properties that metals generally show. ये metals दिखाते हैं, but non metals ये सारी properties नहीं दिखाते। पर exception हर चीज के अंदर होते हैं, सारे metals ऐसे नहीं होते। कुछ metals liquid होते हैं, ठीक है, कुछ metals जो हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स भी होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं नोन, पर हम सब का बात नहीं करेगा इधर। उनमें से 11 एलिमेंट्स जो हैं वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन गैस, ऑक्सीजन गैस, इस तरह से भी एग्जिस्ट करती। और बाकी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो अभी हम उसका बात नहीं करेगा, पेपर में आएगा तो वो तुमको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आयोडीन है, उसके बारे में है, सोडियम कैसे तुम्हारे हाथ में बहुत सॉफ्ट होती, पोटेशियम सॉफ्ट होती, मरकरी लिक्विड होती है। ऐसे ही तुम्हारे पास जो गैलियम है, उसको तुम वैसे तो वो ठीक होती, पर हाथ में जैसे रखेगा वो पिघल जाती। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आती है, वो तुमको करना पड़ेगा। एक बार रीड करेगा वो, बाद में अपन करवा देगा। इसमें आगे चलती एक्टिविटी 3.8, यू रिमेंबर एक्टिविटी 3.8, वही मैग्नीशियम रिबन। मालूम, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ उसको तुम बर्न करेगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट कलर वाला, शुरू में हम करा था चैप्टर नंबर 1 में भी ये होती। मैग्नीशियम रिबन तुमको मालूम, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वैसे ही अगर तुम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेगा अगर, तो तुमको मिलेगा एक बेस। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स जो बनते हैं वो बेसिक होते हैं इन नेचर, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, उल्टा, वो याद रखने का, मालूम, कब्र वही वाला। ऐसे ही आगे चलेगा सल्फर।
Sulfur burns in air to form sulfur dioxide. Here a sulfur dioxide combines with water to form sulfurous acid. मालूम sulfur dioxide combine होगा with water to form sulfurous acid. H2SO3, H2SO4 नहीं, वो तो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो बहुत रिएक्टिव होती है, अभी भी उसको कभी हाथ नहीं लगाने का, उसके साथ कोई किलवाड़ नहीं, वो बिल्कुल 3 ईमान का पक्का है, उसके साथ कोई किलवाड़ नहीं, नहीं तुमको बहुत महंगा पड़ती, वो तुमको बिल्कुल भस्म कर देगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, और अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेगा वो रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। तो ये रहा H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे इधर चलते हैं, प्रत्युष एक सल्फर पाउडर लेता है ऑन अ स्पैटुला, उसको गर्म करता है, ही कलेक्ट्स द गैस इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन द फिगर बिलो। हम फिगर को नहीं इधर डाल पाया, वो बहुत ही आड़तीचा होती, तो उसमें एक ऐसा उल्टा करके उस गैस को वो कलेक्ट करती। तो सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन द ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तुमको मालूम अगर तो वो ड्राई सल्फर ऑक्साइड है तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट नीड्स आयंस, ions will only have impact on the litmus paper. पर अगर तो what will be the impact of the gas on the dry litmus paper? There will be no change in the color because dry sulfur dioxide gas is not acidic, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर ions नहीं होएगा। पर अगर तुमने लिया है moist litmus paper जिसके अंदर water contents already मौजूद है, तो moist litmus paper जो है ये blue litmus paper को red कर देगा। So acid turns blue litmus red. So acid turns blue litmus red because sulfur dioxide gas reacts with moisture to form sulfurous acid H2SO3 which is acidic in nature. आगे चलते हैं, write the balanced chemical equation for the reaction taking place. तो ये sulfur plus oxygen gives sulfur dioxide. So sulfur dioxide reacts with water to form H2SO3 which is sulfurous acid. Sulfurous acid बन जाएगा हमारे पास इधर। फिर आगे चलते हैं हम next reaction. So ये कुछ बेसिक बातें हैं। Most non-metals, जो non-metals हैं, they produce acidic oxides which when dissolved in water. Non-metals जो है वो produce करते हैं acidic oxide mostly, और exceptions हर एक में होता है, ठीक है, इंसान में होता है तो फिर भी metal non-metal है। ऐसे जो तुम्हारे metals हैं वो produce करते हैं basic oxides when dissolved in water, ठीक है। हम आगे चलते हैं next, मालूम ऐसे मिटाना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं। So a shiny brown metal Y which is an active component in an alloy called brass, ठीक है, शाइनी ब्राउन मेटल, मालूम ब्राउन मेटल कई बार किया है हम लोग, ये एक्टिव कंपोनेंट है इन एन अलॉय कॉल्ड ब्रास। इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर भी बनती है इससे। व्हेन हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड Y, जब इसको हम गर्म करते हैं तो इससे मिलता है एक ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड Y, ठीक है। आइडेंटिफाई बोथ X एंड Y एंड राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें X एंड Y दोनों को आइडेंटिफाई करना है और हमें लिखना है इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलते हैं, X तुमको मालूम कॉपर है, क्यों, क्योंकि शाइनी ब्राउन एलिमेंट है और ब्रास बनाने के लिए भी कॉपर का ही अलॉय, कॉपर को उसके अंदर मिक्स करता है तो जाके तुम्हारे पास बनता है ब्रास। फिर X इज कॉपर, Y इज कॉपर ऑक्साइड, मालूम कॉपर ऑक्साइड कई बार आ चुका है, ये कई बार आ चुका है, एक दो बार नहीं कई बार आ चुका है ये ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड। अब आगे चलता है, ये तुम्हारा पास इसका इक्वेशन है, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। आगे चलता है मेटल X, ये रहा मेटल X which is light weight, ये हल्का है वेट में, used to make utensils, इससे बर्तन भी बनता है, also in aviation industry, एरोप्लेन बनाने के लिए भी, हालांकि वैसे नहीं इस्तेमाल होता है, उसको थोड़ा सा अलॉय की फॉर्म में थोड़ा सा और रिफाइन करके बढ़िया करके उसको लगाते हैं, क्योंकि लोगों का जिंदगी उसमें खतरे में होता है, इसलिए उसका अच्छा वैरायटी इस्तेमाल करता है। चालू एल्युमिनियम नहीं, बहुत बढ़िया वाला एल्युमिनियम, हम सब के मापिक स्ट्रॉन्ग एल्युमिनियम यूज करने का है दोस्तों, हमारा ऊँट के मापिक नहीं। अब हम नहीं बोलेगा हमारा ऊँट स्ट्रॉन्ग है, हमारा ऊँट हमको छोड़ के भाग गया, वो गद्दार निकला, वो कुछ अलग हो गया है, अब हमारे ऊँट के पास नहीं जाता है, क्योंकि हमारा ऊँट हम के लिए हमारे साथ भी ठीक नहीं है, हमारे साथ वो हम तुमको बता भी नहीं पा रहा है, हमको शर्म आ रहा है। हमारा ऊँट बहुत हमसे करीबी बढ़ाने का कोशिश करता है, हम उसको बोला ये सब इधर नहीं चलेगा, तुम्हारे उधर चलता होगा, हमारे इधर नहीं चलता, हम ये सब नहीं करती, तो हमारा ऊँट ये अंदर की बात है, पर अब हमको उससे डर लगता है, वो अब अच्छा नहीं है, वो बहुत खराब हो गया है, तो हम उसके पास नहीं जाता है, हम तुमको भी बोलेगा उसके पास नहीं जाने का, किधर भी दिखती नो हाय हेलो करती। आगे चलती, so metal X lightweight है, used to make utensils, also used in aviation industry to make planes, it is also used to make conducting wires, aluminium के भी conducting wires बनते हैं, copper के भी बनते हैं। Oxide of metal X, इस metal X का जो oxide है वो amphoteric है, amphoteric मतलब it reacts with both acid and base, so it reacts with both acid and base to make compound. Identify the metal X and write the balanced chemical equation. Identify the metal X, so metal X हमारे पास है aluminium है, जब हम बात करते हैं reaction with acid उसके oxides की, तो ये रहा, so ये है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड तो गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, ये हमें याद रखना है।
ठीक है। तो इट रिएक्ट्स विद एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ वैलेंसी। अभी भी हम तुमको बोला था 9th क्लास में देखने का है, उधर सारा रेडिकल्स है, वो तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको कसम है तुमको करना ही पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं होती। अगर होती तो हम तुमको जरूर बताती, पर नहीं है। हम क्या करेगा, हमको बताओ हम क्या करेगा, जब वो करना पड़ेगा तो तुमको करना पड़ेगा, समझा, वो करना ही पड़ेगा तुमको। आगे चलती, रिएक्शन विद बेस, इट रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। तो इधर बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट विच इज NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको मालूम, ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस हम तुमको बता नहीं सकती, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, बट बेस विद बेस इट रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ऐसे जिंक का भी था, सोडियम जिंकेट, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलेगा, नेक्स्ट, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, एक मेटल का ऑक्साइड विच इज व्हाइट पाउडर विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक व्हाइट पाउडर है, तुमको याद रखने का इधर क्या क्या चीज है तुमको ध्यान रखने का। एक तो व्हाइट पाउडर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, विच टर्न्स येलो व्हेन हीटेड, ये येलो हो जाता है जब इसको गर्म किया जाता है, एंड बैक टू व्हाइट व्हेन कूल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का है। क्या ध्यान रखने का है, व्हाइट पाउडर जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ये येलो बन जाता है जब इसको गर्म करते हैं, और जब ठंडा करते हैं तो वापस वैसा हमारी तरह ऊंट का बात सुन के, सॉरी ऊंट का बात नहीं करेगा, हम दुखी है, पर मैजिक हो गया इधर, मैजिक वाला मैजिक हो गया। उधर क्या है, किसी का शादी है तो थोड़ा बहुत गाना आ रहा है, तुमको भी सुनाई देगा इधर गाना, हम भूल गया, हम तो सेक है, हम ऐसे डांस क्यों कर रहा था, और थोड़ा बहुत हो जाता है, तुमको मालूम बहुत कुछ हो गया इधर। चलो वापस चलता है। सो व्हाइट पाउडर बैक टू white when cooled, it absorbs UV light, ये UV light को absorb कर लेता है, to make, and it is also used to make semiconductors, antibacterial powder। metal in the oxide is used for galvanization, और इस ऑक्साइड के अंदर जो मेटल इस्तेमाल किया गया है उसको गैल्वेनाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है जो लोहा होता है, आयरन के ऊपर क्या होता है, इसका कोटिंग कर दिया जाता है, इसका कोटिंग करने से ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन को बचा लेता है, कूद का जान दे देता है, अपना जान देकर आयरन को बचा लेता है, मालूम, इसीलिए इसको गैल्वेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। और क्योंकि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए जो हमारा सनस्क्रीन होता है उसके अंदर भी इसको इस्तेमाल करती। वाला हम तो सनस्क्रीन नहीं लगाती, हम देखता लड़की लोग सनस्क्रीन लगाता है, वो लोग का क्रीम बहुत महंगा है, तुमको मालूम। एक बार हम भी लेने के लिए गया था सनस्क्रीन, हम जाके उधर सेल्फ पे उठाया सनस्क्रीन, हम सोचा सस्ता होगा, हम उसका देखा वाला छोटा सा डब्बा 1000 रुपया से ऊपर, हम बोला हम साला कलवाई ठीक है, हमको नहीं लगाने का है सनस्क्रीन, क्या होगा, हमारा ऊँट वैसा भी नाराज है, हम नहीं लगाएगा सनस्क्रीन, धूप में जैसा है वैसा ही घूमेगा, इसको और ढक लेगा और बाहर घूमेगा, पर सनस्क्रीन नहीं लगाएगा। हम तौलिया ओढ़ के चला जाएगा सर पे, मालूम, तौलिया रख लेगा, मुंह को ढक लेगा, पर सनस्क्रीन नहीं लगाएगा, बहुत महंगा होती, बहुत महंगा। It absorbs UV light to make semiconductors, antibacterial powder, and the metal in the oxide is used for galvanization। तो अब हमें पहचानना है कि वो चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आइडेंटिफाई द मेटल ऑक्साइड, द मेटल ऑक्साइड इज जिंक ऑक्साइड। Balanced chemical equation for both, reaction with acid, zinc oxide react with acid to give zinc chloride plus water। और तुमको मालूम, अभी थोड़ी देर पहले हम तुमको बोला था, जिंक ऑक्साइड reacts with base to form sodium zincate, ये भी एम्फोटेरिक है, दोनों के साथ रिएक्शन दिखाएगा। ऐसे इधर चलता है, metal oxide of sodium and potassium react with water to give respective bases, alkalis। तुमको मालूम मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिक, इधर बेसिक है, जब उसको पानी में रिएक्ट करता है तो वो बेसिक होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर अल्कली मेटल्स एंड देयर अल्कली मेटल्स माने के फर्स्ट ग्रुप वाला जिसके आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पहला फैमिली अल्कली मेटल्स, ठीक है। दे रिएक्ट इन वाटर प्रोड्यूसिंग स्ट्रांगली बेसिक एक्वस सॉल्यूशन। अब ये रहा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिक है। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट डिप्ड इन केरोसिन ऑयल। तुमको मालूम, हम तुमको बोला ये एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, तो जो केरोसिन ऑयल है वो हमारे पास नॉन पोलर है, उसके अंदर ये अपना करिश्मा नहीं दिखा पाता है। केरोसिन पोलर नहीं है, वो नॉन पोलर है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीजों से मिलकर बना है। तुमको मालूम पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, गल सड़ने की वजह से बनता है। वाला हमसे तुम बढ़िया कैसे जानेगा, हम तो उधर आता जाता रहता है, हमारा 4 पर्सनल तेल का कुआं होती, वो अलग बात है कि उसके अंदर अब तेल नहीं होती, क्योंकि उन लोग हमको लात मार के हमारा तेल निकाल दिया, वो बोला हमको इधर से निकल जाओ, हम उधर नहीं जाता है, हम थोड़ा सा गरीब हो गया है अब, पर कोई बात नहीं। वाला एक दिन पीर से हम तेल का कुआं खरीदेगा, इस बार उसमें प्रॉपर तेल भी निकालेगा, वाला हमारा तेल निकालेगा, उससे पहले हम उसमें से तेल निकाल लेगा, समझी। आगे चलती, so they are kept in kerosene oil and their oxides are highly reactive, they can catch fire when exposed to air and moisture। kerosene oil non-polar है, that is why it is kept in kerosene oil। What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen?
सो नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, कई बार थोड़ा सा जी फिसल जाता है। एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड which combines with water। तुमको मालूम कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ये सब ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या ऐसा कुछ नहीं करेगा। Aluminium is highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. Why? एल्यूमिनियम तुमको मालूम थोड़ा सा सस्ता आता है, वैसा इसके लिए अब क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करता है। अगर एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव है तो वल्ला उसमें खाना कैसे बनाता है हम लोग। तुमको मालूम क्या होता है, जैसे एल्यूमिनियम को हम एयर के बारे में एक्सपोज करता है, एयर के कांटेक्ट में लेकर आता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। जो उसका ऑक्साइड है वो उसको और ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होने देता है, और ज्यादा रिएक्ट नहीं होने देता है, वो उसको उधर स्टेबल कर देता है। जो पहले ही बिगड़ गया है वाला तुम उसको और कितना बिगाड़ेगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड पहले ही रिएक्ट हो चुका है, जो चीज पहले ही रिएक्ट हो चुका है उसको तुम और कितना रिएक्ट करेगा, वाला वो अभी अपने मैक्सिमम पे है। हम तुमको क्या बोला था, इधर किसी का बारात जा रहा है, उधर हमारा नाचने का मन हो रहा है, पर रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, वाला रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, समझा। सो वाला क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम इतना रिएक्टिव है तो उसको बर्तन बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल करता है। हम जैसे तुमको बताया वो पहले ही रिएक्ट कर जाती है, वाला ये तो हो चुका है। आगे चलती कार्बोनेट, अगला है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। व्हाई? यानी कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स को पहले ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। व्हाई? तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है, क्या होता है, रिडक्शन करते वक्त हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। अगर हम उसको उसके कार्बोनेट्स में से डायरेक्टली रिड्यूस करेगा तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेगा, पहले मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस करने के लिए हम उसको पहले कार्बन के साथ रिएक्ट करवाता है, जिससे वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डायरेक्टली उसको कार्बोनेट नहीं बनाता है। कार्बोनेट से रिड्यूस करेगा तो बहुत खर्चा आएगा, पर अगर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा तो उसको डायरेक्ट कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और हमको मेटल अलग मिल जाएगा। ये ज्यादा आसान है, इसलिए ऐसा करती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तुमको मालूम, खर्चा बचाने का हिसाब किताब, वाला बिल्कुल बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, व्हाट इज एनोडाइजिंग। अब हम बात करते हैं एनोडाइजिंग क्या है। तो देखो तुमको मालूम क्या होता है, जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है, जो एल्यूमिनियम है, जैसे कि हम तुमको पहले ही बताया, जो एल्यूमिनियम है वो वैसे तो रिएक्टिव होता है, पर अगर हम एल्यूमिनियम पे उसी का ऑक्साइड का एक परत चढ़ा देगा तो वाला वो कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे मान के चलो तुम सबके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होता है जो खाने पीने का शौकीन नहीं होता है, माने कि वो लोग ना तो अल्कोहल ड्रिंक करता है ना कुछ करता है, तो क्या मालूम होता है, जो लोग कुछ नहीं करता है दुनिया उसको बिगाड़ने पर लगा रहता है। तुमको अगर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो बोलता है हम शराब नहीं पिएगा, तुम देखेगा लोग उसको आके बोलता है वाला पी लो ये बहुत अच्छी चीज है, पर जो पहले से ही पीता रहता है, अगर कोई बेवड़ा इधर बैठा है उसको कोई नहीं जाके पूछती कि तुम पियो, क्योंकि उनको मालूम है अगर उसको पूछेगा तो वो उनको कंगला बना देगा, वो उनसे सब कुछ छीन लेगा। ऐसे को कोई नहीं पूछता है जो बहुत ज्यादा पहले से ही पीता है, जो नहीं पीता है दुनिया उसको पिलाने भागती है। ऐसे ही जो पहले ही बिगड़ा हुआ है, जो पहले ही बिगड़ा हुआ है उसको तुम कितना बिगाड़ेगा। वैसे ही हम क्या करता है, एल्यूमिनियम ताकि और ना बिगड़े इसीलिए पहले से ही एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही लेयर चढ़ा देता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एल्यूमिनियम के ऊपर उसी के ऑक्साइड का परत चढ़ा देता है, इसको हम बोलता है एनोडाइजिंग। अब देखो इधर ये तो हो गया हमारी कहानी, थोड़ा इनका भी सुन लेते हैं। एनोडाइजिंग एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, यानी एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। फॉर्म्स अ थिक लेयर ऑक्साइड, थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द मेटल, जहां मेटल आर्टिकल को हम बनाते हैं एनोड। अब देखो मेटल आर्टिकल्स को हम एनोड क्यों बनाते हैं, तुमको मालूम, हम तुमको क्या बताया था, एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड। अगर हमें ऑक्सीजन को मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, तुमको मालूम है ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एनायंस एनोड की तरफ जाएगा। तो अगर एनायन एनोड की तरफ जाएगा और अगर हमें मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का परत चढ़ाना है, तो तुमको पता है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो मेटल है उसको लेना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा, उसको हमें एनोड बनाना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन उसके ऊपर जाके चिपकने को मांगता है। तुमको मालूम, ऐसे ही तो हम क्या करेगा, उसको बनाएगा एनोड, एनोड की तरफ जाएगा एनायन। सो एल्यूमिनियम इज मेड एनोड एंड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको वहां पे कनेक्ट करते हैं और एनायंस जाते हैं एनोड की तरफ। वहीं दूसरी ओर कैथोड को हम नेगेटिव टर्मिनल पे कन्वर्ट कर लगा देता है, और कैथोड पे तुमको मालूम क्या जाता है, कैटायंस जाता है। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम यहाँ पे लेते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि तुमको मालूम अगर स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड लेगा तो कुछ नहीं बचेगा, वो सब कुछ खा जाएगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा, सब कुछ खराब कर देगा, हमारे ऊंट के मापिक, जो कि अभी UUSD ज्वाइन करके बैठा है। चलो आगे चलता है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि उसके अंदर कंडक्शन आयंस प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है सोल्यूशन में से, तो जो ऑक्सीजन आयन है, एनायन जो होता है, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा उधर ठीक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर Al2O3 which protects it from further
corrosion, जो कि उसको आगे और खराब नहीं होने को देगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। माने कि इससे पहले कि एल्युमिनियम और बिगड़े, उसको हम पहले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बिगाड़ देगा। जब उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में बिगाड़ देगा तो मामा मिया वो और नहीं बिगड़ेगा, वो और नहीं बिगड़ेगा, वो उधर बचा रहेगा। तुमको मालूम? वैसा ही आगे चलती। नेक्स्ट है metals like sodium and potassium when made to react with cold water produce hydrogen gas which immediately catches fire. Why? तुमको मालूम ये दोनों मेटल्स बहुत ज्यादा बदतमीज होता है। ये इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है, इनको ठंडा पानी भी दो तो भी ये गर्म हो जाता है। उसमें तो इनको ठंडा होना चाहिए, पर ऐसे इनका कोई दीन धर्म ईमान नहीं है। ये ऐसा करती, ये ऐसा करती, हमेशा ऐसा करती, तो इसीलिए इनके साथ ऐसा होती। तो द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड पोटेशियम एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और जो हाइड्रोजन गैस है, मालूम काबूम हाइड्रोजन गैस, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन गैस burns with a popping sound when a burning matchstick is brought near it, उसके पास लेकर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जो हीट प्रोड्यूस होएगा वो इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि ईमान की कसम वो क्या करेगा, मेटल को बिल्कुल ही इग्नाइट कर देगा और हाइड्रोजन गैस एकदम से आग पकड़ लेगा, काबूम। आगे चलता है एक केमिकल एलिमेंट विच इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन बोन्स, ठीक है। केमिकल एलिमेंट है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारी हड्डियों में भी। एंड मार्बल, मार्बल तुमको पता है कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर, वही चीज made to react with H2O begins to float on the surface of water। हम इधर पेज नंबर भी मेंशन किया है, देख सकते हैं तुम लोग, एनसीईआरटी का ये। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड, तो देखो बोन्स के अंदर है तो मतलब कैल्शियम है, ठीक है। तो अब हमारे एलिमेंट है कैल्शियम एंड द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइम। और अब क्या होगा, ये जो कंपाउंड है अब ये हमारे पास पानी के ऊपर क्यों तैरने लग जाता है, तो देखो अब क्या होगा, why does the compound formed begins to float on the surface of the water? The heat produced is not enough, जो heat इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है कि उसको आग पकड़ा देगा। तो इधर क्या होगा, तो इधर होगा हमारे पास कि जो जो हाइड्रोजन गैस बबल्स प्रोड्यूस हुआ है वो मेटल सरफेस के साथ चिपक जाएगा और बायोन्सी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो जो है जो कैल्शियम है इट बिगिंस टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो इट क्रिएट्स अ बायोन्सी। नाउ राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेगा तो कैल्शियम विद वाटर प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आगे चलता है इधर ही। नाउ मैग्नीशियम व्हेन मेड टू रिएक्ट, अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं हॉट वाटर के साथ, फॉर्म्स अ कंपाउंड X व्हिच बिगिंस टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अगेन ये भी पेज नंबर 43 पे है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट X, कंपाउंड फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम को जो हम जब रिएक्ट करते हैं इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाई डज द कंपाउंड बिगिंस टू फ्लोट ऑन द वाटर, वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इधर वाला, देखना पड़ता है, ठीक है। अब सही है। So why does the compound form begins to float on the surface of the water? देखो इधर भी वही आंसर है, the heat produced is not enough to ignite the hydrogen gas, तो वो उसको गर्म करके उसमें आग काबू नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसके साथ चिपक जाएगा, चिपकने के बाद it creates buoyancy, जिसकी वजह से वो ऊपर उसके फ्लोट करने लग जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करती थी, मैग्नीशियम विद वाटर प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Now next, H2 gas is not evolved when metals are, H2 gas not evolved when metals are treated with nitric acid. Why? HNO3। तो तुमको पता है नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इसके पास पहले से ही ऑक्सीजन का भंडार होता है, ये उस ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। तो व्हाट हैपेंस इज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइजेस द नेसेंट हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, नेसेंट का मतलब खाली हाइड्रोजन, जो खाली हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है और इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन का भी सप्लाई होता है, तो ये उसको दे देता है। एंड नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को बना देगा इधर वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वाटर, और जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के बाकी कंपाउंड्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। आगे चलता है ये रहा। सो मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास प्रोड्यूस होगा मेटल नाइट्रेट, ठीक है, साथ में वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। So this is what happens. So metal, कोई भी मेटल है तो उसी का नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रेट मतलब NO3 नेगेटिव आयन, वैसे ही हम इसको बना सकता है, ठीक है। अब आगे चलता है इधर एक्टिविटी 3.11। एक्टिविटी 3.11 हमारे पास है, ये बोल रहे हैं कि हमने सैंपल्स लिए इधर सोडियम के, पोटेशियम के, ठीक है। इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड rub them to clean with the sandpaper। अभी ऐसा क्यों बोलते हैं उसको क्लीन करने का, ताकि मेटल सरफेस एक्सपोज्ड हो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनके ऊपर पहले से ही ऑक्साइड का लेयर या फिर सल्फाइड का लेयर होगा, वो रिएक्शन को इतना स्मूथ नहीं रखेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं पहले उसको रगड़ के साफ कर लेने का है, ताकि उसके ऊपर जो करोसिव लेयर है अगर वो ऑक्साइड का या सल्फाइड का है तो वो उसके ऊपर से हट जाएगा, ठीक है।
तो डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम, तुमको नहीं लेने का, तुमको मालूम काबूम बहुत ही बदतमीज है, उनको नहीं लेने का, उनको दूर रखो, ठीक है। पुट द सैंपल सेपरेट इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर थर्मोमीटर लगाने का है, उनका बल्ब उसके अंदर डीप होता है, हमको बताना है कि कौन सा ज्यादा गर्म होगा। ऑब्जर्व द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स केयरफुली, उसमें से बबल्स की फॉर्मेशन हमें चेक करनी है, ठीक है। आगे चलेगा, व्हिच मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हिच मेटल डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेंपरेचर एंड अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन अब इधर सबसे पहले अब तुमको ये याद रखने को मांगता है, ठीक है। और ये ऐसे कुछ करके उधर अंग्रेज लोग बनाया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स जिंक, ऐसे करके वो लोग कुछ अंग्रेजी में बनाया, वैसे तुम लोग भी याद कर सकता है। उसको वो लोग निमोनिक बोलता है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट बनाता है, उसका पहला पहला अक्षर उठाता है और उससे रट लेता है, ठीक है। ऐसे ही कुछ बनाएगा। अब बच्चा लोग तो हम देखता है बहुत शरारती होता है, वो कुछ कुछ अलग अलग बना लेता है, ऐसा ही तुम भी कुछ बना सकता है, पर ड्यू टू सम सेंसरशिप प्रॉब्लम्स हम वो सब इधर नहीं शेयर कर सकता है, तो हमको भी उसी अंग्रेज वाले उसके साथ जाना पड़ेगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स जिंक। हमको अफसोस है, हम इससे बढ़िया बना सकता था, पर हम वो इधर नहीं बना सकता है, तो उसी से काम चलाने का है, ठीक। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से तुमको मालूम मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वही सबसे ज्यादा तोड़फोड़ मचाएगा, वही सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और वही सबसे ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस करेगा। तो वही है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एंड द रिएक्शन इज द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा वही सबसे ज्यादा बदतमीज होगा और वही सबसे ज्यादा गर्मी भी प्रोड्यूस करेगा। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स आर सीन एंड द टेंपरेचर रिमेन्स अनचेंज। कॉपर तुमको मालूम वो नहीं रिएक्ट करता है। यही रीजन है कि जितना भी तुम्हारे पास वो गर्म करने वाला जो होता है गीजर वीजर, उसके अंदर कॉपर का वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, वो नॉन रिएक्टिव है इन सब के मुकाबले। वैसे ना वो ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, बोला ना ही भाप के साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए जो हॉट वाटर बॉटल्स या वो जो वाटर कंटेनर होता है उधर थर्मोफ्लास्क प्लस वो उसी से बनता है, कॉपर का इसमें बर्तन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये रहा, इधर है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन उसके बाद कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो वो लोग इधर अंग्रेज लोग का बनाया हुआ है, हमारा नहीं है ये। तो वो बोलता है प्लीज, यानी पी से पोटेशियम, स्टॉप, सोडियम, कॉलिंग यानी कैल्शियम, मी यानी मैग्नीशियम, ए यानी एल्यूमिनियम, ए एल्यूमिनियम, और सी इधर यहाँ पे है अक्यूट ज़ॉम्बी। हम इसको थोड़ा सा चेंज किया है, वो बोला था उधर अक्यूट जीब्रा, हम उसको ज़ॉम्बी बना दिया थोड़ा थोड़ा, इतना ही चेंज कर पाया हम, सॉरी। हमको हमको माफ कर दो। हमको मालूम है तुम सब बोलेगा ये तो बहुत ही बकवास है, इससे बहुत बढ़िया तो हम बना लेगा। हमको मालूम है तुम सब बना सकता है, तुम सब एक नंबर का स्ट्रॉन्ग मर्द आदमी है, तुम कर सकता है, हमको मालूम है तुम इससे भी बढ़िया बना सकता है। पर हम जैसे तुमको बोला हमारे पास सेंसरशिप इश्यू है, मालूम सेंसरशिप इश्यू, उसकी वजह से हम इधर कुछ ज्यादा तोड़फोड़ नहीं मचा सकता है, तो ऐसे ही तुमको करना पड़ेगा। तो उन लोग कहता है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जॉम्बी, हमको जॉम्बी मत बुलाओ, वो भी क्यूट वाला। इनफैक्ट यानी कि वो कहता सीखो, ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, हमको नहीं सीखने का है। पर उन लोग हमको बार बार बोला कि सीखो सीखो, हम बोला ठीक है। हम बोला पहले हमको क्यूट जॉम्बी मत बुलाओ, जॉम्बी बुलाने का है तो बढ़िया वाला जॉम्बी बुलाओ, क्यूट जॉम्बी मत बुलाओ। पर ठीक है, याद करने के लिए फिलहाल हम इसी से ही काम चला लेगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। ऐसे इधर हमारे पास एक ये केस है, ठीक है। ये केस के अंदर यहाँ पे दिखाया है कि एक आदमी जो है, मैन ये एनसीईआरटी के बुक में पीछे दे रखा है, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्डस्मिथ। एक आदमी जो है वो बहुत ही नौटंकी किस्म का आदमी था, वो बोला कि हम सुनार है। वो डोर टू डोर गया एंड ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ द गोल्ड, ओल्ड गोल्ड। वो बोला हम इसका चमक वापस ले आएगा। तो एक अनसस्पेक्टिंग लेडी, एक औरत जो कि बहुत ही ईमानदार थी, वो औरत को लगा कि भला आदमी है, ऐसा लूट का सूट तो नहीं करेगा। वो उसको बोली बोला ठीक है तुम इतना कहेगा तो हम तुमको अपना सोना देगा, उसको चमकाने का है, ठीक है। तो वो उसको अपना सोने का कंगन दिया, उसने उसको उठाकर एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर डीप किया, ठीक है। जो बैंगल्स तो बिल्कुल चमक गए थे, वो जो कंगन थे वो तो बिल्कुल चमक गया, पर मालूम क्या हुआ, उसका वजन उसको थोड़ा कम लगा, ठीक है। उसका वजन इतना ड्रास्टिकली बदल गया, बहुत ज्यादा उसका वजन कम हो गया। लेडी वॉज अपसेट, लेडी बहुत उदास हुई, ऑफकोर्स उदास हुई कि उसको चूना लगा गया। वो उनके बीच में काफी आर्गुमेंट हुआ एंड द मैन बीट a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he has used? वो तुमको बोलता है क्या तुम जासूस बन के पता लगाएगा कि वो आदमी कौन था और उसने क्या किया। तो तुमको मालूम वो जो सामान लेकर आया उसका नाम है एक्वारीजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी बोलता है, पीने का पानी नहीं है। इधर ये लोग हम इसको पीता नहीं है, उसको रॉयल वाटर बोलता है। वो क्या होता है, उसके अंदर हम इस्तेमाल करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में हम उसके इस्तेमाल करता है इधर नाइट्रिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एंड नाइट्रिक एसिड, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 75% और नाइट्रिक एसिड अगर हम यूज करते हैं 25%, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अकेला अकेला ये इतना स्ट्रांग नहीं है, HCl को अकेला ले लो, नाइट्रिक एसिड को अकेला ले लो, तब इतना स्ट्रांग नहीं है। पर तुमको पता है एकता में ताकत है, ये दोनों जब एक हो जाता है, जब दो बदमाश एक जैसा हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा नॉनसेंस और न्यूसेंस क्रिएट करता है। वही सही HCl का 3 रेशियो और इधर नाइट्रिक एसिड का 1 रेशियो लिया, इसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया या फिर रॉयल वाटर। ये बहुत ही करोसिव होता है, गोल्ड और बाकी ऐसी चीजों को ये मिनट में चटका देता है, उसको गोल देता है। वही उस औरत के साथ भी हुआ। तो ये क्या होता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। एक्वा रीजिया इज हाईली करोसिव, धुआं भी निकलता है इसके अंदर से, फ्यूमिंग लिक्विड है। रिएजेंट्स जिसके अंदर गोल्ड और प्लैटिनम डिसॉल्व हो। वेल, अब इधर हमारे पास क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे हमारे पास सैंपल है 4 मेटल A, B, C and D। हमने A, B, C and D के हमने यहाँ पे 4 मेटल्स लिए हैं, वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। A, B और C, D 4 मेटल्स हैं, हमने उसको लिया है और इन सभी सॉल्यूशंस के अंदर बारी बारी करके डाल दिया है। ठीक है, मेटल A है, B है, C है और D है, हमने इन सबको एक एक सॉल्यूशन के अंदर डाला है। हमने इसको अंदर डाला है आयरन सल्फेट के अंदर, कॉपर सल्फेट के अंदर, जिंक सल्फेट के अंदर और सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन हमने इधर देखा। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, जब हमने A को लिया और आयरन सल्फेट के अंदर डाला, नो रिएक्शन, यानी A ने आयरन सल्फेट के अंदर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आयरन से कमजोर है। अगर आयरन से ताकतवर होता तो आयरन को इधर से निकाल के फेंक देता। फिर आगे चलता है, कॉपर के अंदर डाला तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब समझती, यानी वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक के अंदर वो कुछ नहीं कर पाया, और सिल्वर तो तुमको पता है वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा पिरानी है, वो इन सब चीजों में लफड़े में नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा स्टेबल चीज है। फिर हमने बी को लिया, उसको हमने आयरन में डाला, उसने बोला आयरन को भी निकाल दिया, उधर से आयरन को लात मार के निकाल दिया, जैसे हमको उधर से निकाल दिया गया, मतलब वो हमसे ज्यादा खतरनाक था, तभी हमको वो सब निकाल पाया। बोला चेक करेगा माइक रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, एक सेकेंड। हाँ कर रहा है। एक दिन तुमको मालूम क्या हुआ, हम इसको ऑन करना भूल गया, हम बहुत पछता है, तो उस दिन के बाद से हम इसको चेक करता है। तो हाँ, बी के बारे में क्या बोल रहा था कि बी जो है वो उसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी बी उससे ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर के बारे में बारी आएगी, कॉपर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, जिंक को उसने रिप्लेस नहीं किया है, डिस्प्लेस नहीं किया मालूम। फिर इधर सिल्वर के बारे में भी कोई कहानी नहीं है, जो सी है वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यानी वो उससे कम रिएक्टिव है। कॉपर को भी नहीं कर पाया, जिंक को भी नहीं कर पाया, उधर सिल्वर के बारे में उसने उसको कर दिया। ठीक है, फिर इधर चलता है डी, ना ये आयरन को डिस्प्लेस कर पाया, ना ये कॉपर को, ना ये जिंक को, और उधर तो नो रिएक्शन। तो तुमने एक चीज देखा, इधर कोई भी चीज जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाई, यानी जिंक सबसे ज्यादा, ए बी सी डी सबसे ज्यादा पावरफुल है इधर जिंक। ठीक है, तो अब हमें बताना है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? अगर हम बी को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? नाउ अरेंज द मेटल्स ए बी सी एंड डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। हमें इसे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लगाना है। एंड सो एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। ये एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से है। ठीक है, सबसे पहले जिंक, देन आयरन, फिर कॉपर, देन सिल्वर। अब अगर ऑब्जर्वेशंस की बात करें, नन ऑफ द मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक, सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट ज़ॉम्बी, इन फैक्ट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। उसके हिसाब से जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फॉलोड बाय आयरन, फिर कॉपर, देन सिल्वर। अब देखो ऑब्जर्वेशन पहला, नन ऑफ द मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक, जिंक को किसी ने भी डिस्प्लेस नहीं किया। ठीक, ओनली बी कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, हेंस बी इज मोस्ट रिएक्टिव। सिर्फ बी डिस्प्लेस कर पाया था उधर आयरन को, बाकी और कोई नहीं कर पाया था। इसका मतलब ओनली बी कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, हेंस बी इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो क्योंकि बाकी तो नहीं कर पाए थे, ओनली बी, सिर्फ बी कर पाया था हमारे पास डिस्प्लेस, इसका मतलब बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर ए जो है कैन डिस्प्लेस कॉपर, एक कॉपर को तो डिस्प्लेस कर दिया, हाउ एवर सी एंड डी कैन नॉट। तो जो हमारे पास ए है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर गया, यानी ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, पर सी और डी कॉपर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाए, इसका मतलब सी एंड डी कॉपर से कम रिएक्टिव है। हेंस ए इज मोर रिएक्टिव देन सी एंड डी। तो जो ए है वो सी और डी से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक, देन वी मूव ऑन टू सी कैन डिस्प्लेस सिल्वर। जो हमारा सी है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर गया, बट डी कैन नॉट, पर डी सिल्वर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया। हेंस सी इज मोर रिएक्टिव देन डी, इसलिए जो सी है वो डी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। नाउ इन सभी बातों को अगर हम कंक्लूड करते हैं, सो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय ए, देन सी एंड देन डी, डी द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, वापस यहीं से शुरू से ही आपको देखना है कि इनमें से कोई भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, नन ऑफ देम। तो उससे तो हमें कुछ नहीं पता चला।
तो जिंक को अगर कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो पहला एलिमेंट हमारे पास हो गया क्रॉस आउट, जिंक को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाया। अब बारी आती है उसके बाद आयरन की, तो आयरन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन डिस्प्लेस कर पाया है? बी। सिर्फ बी की औकात है यहाँ पे, यानी बी हैज द गट्स टू डिस्प्लेस आयरन, सिर्फ ये कर पाया बी। ए नहीं कर पाया, सी नहीं कर पाया, डी नहीं कर पाया, ओनली बी कैन। तो बाय फार मोर यहां से हम देखें तो बी इज द मोस्ट रिएक्टिव। पहली चीज तो ये क्लियर होगी कि बी इज द मोस्ट रिएक्टिव। अब बारी रात आती है फिर उसके बाद ए, सी और डी की, तो उसके बाद देखो तो आयरन को ये डिस्प्लेस कर पाया बी। नाउ नेक्स्ट कॉपर की हम बात करते हैं, तो अगर आप कॉपर के हिसाब से देखते हैं उसके बाद अगला यहाँ पे कॉपर, तो ए कैन ओनली डिस्प्लेस कॉपर, ए ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी बी के बाद अगला नंबर हमारे पास ए का आना चाहिए क्योंकि वो कर पाया। सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। देन फिर हम बात करते हैं, तो बी हो गया फर्स्ट नंबर पे, फिर ये हो गया हमारे पास सेकंड नंबर पे, देन सी एंड डी है हमारे पास। सो अब हमारे पास जो सी है इसने सिल्वर को तो डिस्प्लेस कर दिया, पर ये रहा सिल्वर, कॉपर की तो बात होगी यहाँ पे हमारे पास, कॉपर का हमारे पास ये रहा कॉपर, नो रिएक्शन नो रिएक्शन, यानी दोनों में से किसी ने भी कॉपर को डिस्प्लेस नहीं किया, तो द मैच गेट्स टाइड। यहाँ पे हो गया था हमारे पास टाई, इससे कुछ नहीं पता चला हमें सी और डी के बारे में। पर अब आखिरी एलिमेंट है सिल्वर, सिल्वर को भी सी ने डिस्प्लेस किया है पर डी ने नहीं, इसका मतलब डी इज द लास्ट, तो डी सबसे आखिरी है। ऐसे पता लगाने का है, मालूम ऐसे पता करके, इसको हम नॉर्मल आवाज में समझाए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता नहीं तो समझते। ठीक है, अब आगे चलता है वाला, इधर हम इसको याद से मिटाएगा। अब आगे चलेगा, यू मस्ट हैव सीन tarnished copper vessels being cleaned with lemon or the tamarind juice, explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels। वाला इधर देखने का मांगता है, तुमको मालूम सिट्रिक एसिड, वाला तुमको कैसे नहीं मालूम होगा, नींबू का इस्तेमाल करता है तुम सब बच्चा, तुम सब बदतमीज बच्चा है, तुम इधर इधर नींबू नींबू मत खाएगा, कोई भी नींबू खाएगा हमारा मूड खराब हो जाएगा, नो नींबू नो इमली, वाला उधर जाके मारेगा तुम सबको। हम इधर देखने का मांगता है, सिट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड ये जो प्रेजेंट होता है तुमको मालूम, एसिड रिएक्ट्स विद, किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करता है विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, वही सही। इधर क्या होएगा, सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक एसिड है, ये रिएक्ट करता है ग्रीनिश लेयर ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तुमको मालूम मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल ठीक उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ग्रीनिश लेयर है ऑफ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो उधर एसिड बेस रिएक्शन होगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड रिएक्ट्स विद द बेसिक कॉपर कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वापस उससे ओरिजिनल शाइन आ जाती है। नेक्स्ट वन, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द मेटल M, what would you take as the cathode, what would you take as the anode, the cathode and the electrolyte। तो हमें सारी चीज बतानी है कि हम उसमें क्या लेंगे। तो देखो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, सो इम्प्योर मेटल को हम लेते हैं एनोड और प्योर मेटल को हम लेते हैं कैथोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट, उसी सॉल्ट का एक सॉल्युबल हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। तो लेट्स से अगर हमें कॉपर को रिफाइन करना है, सो वी विल स्टार्ट विद, तो हम ऐसे यहाँ पे एक टैंक लेंगे, इसके अंदर हम इधर लेंगे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे। ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे थ्रू बैटरी, बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, और अब हमारे पास कॉपर सल्फेट विल प्रोड्यूस 2 आयंस, सो कॉपर सल्फेट वुड गिव यू Cu2+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयंस। तो ये 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे, कॉपर सल्फेट Cu2+ एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे इधर, तो इन 2 आयंस को जैसे हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे तो वाला क्या होगा इधर, सबसे पहला तो ये जो कॉपर है तुम्हारे पास, जब हम बैटरी के इधर पॉजिटिव टर्मिनल का बात करेगा तो कॉपर तुमको मालूम मेटल होती, मेटल माने कि स्ट्रॉन्ग आदमी, समझा, वही सही। इधर कॉपर से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कॉपर बेचारे को मजबूरी में 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो कॉपर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से खींच लिया जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और क्या होगा फिर इधर से कॉपर जो है वो निकल जाएगा, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन तुम छीन लेगा, तो ये तुम्हारे पास कॉपर है। सो कॉपर गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Cu2+। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बहुत ही जालिम मालूम पड़ती, वो इधर से इसका 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेती, उसके बाद वो जो कॉपर 2+ है वो उधर निकलकर सॉल्यूशन में आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। जब वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा तो फैराडे एक आदमी था, तुमको मालूम फैराडे क्या बोल के गया कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का है, तो कॉपर सल्फेट में से तुमको मालूम जितना कॉपर सल्फेट के अंदर आयंस पहले था बाद में भी उतना ही रहने का है, ये किसी चोर आदमी के माफिक नहीं है, ये बिल्कुल ईमान का पक्का है, जितना इसके अंदर कॉपर 2+ आयन आएगा ये उतना ही आयन वापस कर देगा, ईमानदार आदमी होती, आम सब की माफिक। ठीक है, तो इधर से कॉपर 2+ आयन इसके अंदर आएगा, ये कॉपर 2+ आयन को आगे भेज देगा, तो क्या होएगा, ये कॉपर 2+ आयन इसके अंदर आया, ये कॉपर 2+ आयन आगे चला जाएगा,
तो इधर से कॉपर 2 प्लस आयन, क्या हुआ था, इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, उसने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया, जिसकी वजह से इधर से कॉपर 2 प्लस निकलकर सॉल्यूशन में चला गया, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए वो कॉपर 2 प्लस आयन सॉल्यूशन में से निकलकर इधर आ गया। जैसे वो कॉपर 2 प्लस आयन इधर आएगा, ऊपर से ये 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी के जो प्लस में गया था, नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो इधर आ जाएगा, और फिर ये कॉपर 2 प्लस आयन इधर जाकर चिपक जाएगा। सो कॉपर 2 प्लस आयन रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स कॉपर। सो कॉपर 2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और बन जाएगा कॉपर, और ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। सो दैट इज हाउ, तो जो हमारे पास इम्प्योर है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे बनाया है, एनोड पे लगाया है इम्प्योर मेटल, कैथोड पे लगाया है थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। सो ये आपको रिमेंबर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास थिन स्ट्रिप लगेगी, और वो जो थिन स्ट्रिप है वो इधर मूव करती रहेगी। सो कैथोड पे थिन स्ट्रिप, क्योंकि कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, और वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे, ठीक है, और वो यहाँ डिपॉजिट होते रहेंगे। सो दिस बिकम्स बिगर एंड बिगर, और ये इधर से करोड़ होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और जितना भी कूड़ा करकट है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एनोड मड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलती, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। आगे चलती, हाँ इधर है ये, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। तुमको मालूम, कॉपर हम तुमको पहले बताया, कॉपर एक नंबर का बिल्कुल बढ़िया आदमी होती, किसी की तरह फालतू बकवास नहीं करने का मांगती। तो कॉपर, तुमको मालूम वो अंग्रेज लोग क्या बोला था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ॉम्बी। हम भी वही कहता है, इनफैक्ट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। वही सही, तो कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो वाला तुमको मालूम, कॉपर ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना गर्म पानी के साथ, और ना किसी मेटल के साथ। एक नंबर का सॉलिड आदमी होता है वो, पर हमारे ऊँट की तरह नहीं, वो एक नंबर का धोखेबाज है। अब हम ऊँट का साथ छोड़ दिया है, वो यूयूएसडी ज्वाइन कर लिया है, ऊँट सगा दोस्त, अब वो थोड़ा सा गे हो गया है, हम उसको छोड़ दिया है इसलिए। सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट करोड और रिएक्ट, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक द वाटर टैंक। सो द नेक्स्ट वन इज मेटल एक्स, व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल एक्स जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ऑल्सो यूज्ड इन थर्मोमीटर, इसको थर्मोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है। तुमको मालूम, बुखार नापने के लिए। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार, सिनेबार ये उसका एक ओर है। अब तुम लोग पूछेगा और क्या होता है, तुमको मालूम, जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है तो और वो चीज होता है जिसके अंदर से मिनरल्स के मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। माने क्या, अगर तुमने कोई भी पत्थर का बट्टा उठाया है तो चांस है कि उसके अंदर तुमको थोड़ा सा ही मिनरल मिलेगा जो तुमको चाहिए, जो तुमको मांगता है। पर अगर तुमने एक सही पत्थर का टुकड़ा उठाया है जमीन के अंदर से, जिसके अंदर मिलने का पॉसिबिलिटी बहुत मैक्सिमम है, माने कि मान के चलो अगर तुमको मरकरी को ढूंढना है तो तुमने एक पत्थर उठाया ए और एक और पत्थर उठाया बी, ए के अंदर मरकरी का मिलने का चांस ज्यादा है वाला, तो वही उसका और होगा, क्योंकि उसमें से मेहनत करेगा तो तुमको ज्यादा फल मिलेगा, और अगर इधर उधर कबाड़े में मुंह मारेगा तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। वैसे उसको हम बोलते हैं और नेचुरली अकरिंग मिनरल्स है, और वो एक पत्थर की फॉर्म में होता है, रॉक मटेरियल की फॉर्म में, जिसमें से मेटल के मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, और तो और उसमें से उसको निकालना काफी इकोनॉमिकल होता है, माने कि उसमें कम खर्चा आता है। वैसे ही मरकरी का और है सिनेबार, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सल्फाइड और ऑफ द मेटल बाय हीटिंग, ठीक मालूम। तो एक मेटल एक्स है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, उसको थर्मोमीटर बनाने का इस्तेमाल में लाते हैं, और ऐसे ही उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिनेबार और से by heating. Identify X and write down the balanced reaction involved in the process of extraction of metal X. So metal X जो है हमारे पास वो है मर्क्यूरी, और इधर आते हैं हम। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसको हम ऑक्सीडेशन और रोस्टिंग भी बोलते हैं। देखो, अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दो चीज होता है। रोस्टिंग माने कि जैसे हम तंदूरी रोस्ट कुछ बनाता है तो हम क्या करता है, उसको गैस के ऊपर रख के गर्म करता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है उसको हम बोलता है रोस्टिंग, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होगा उसको हम बोलेगा कैल्सिनेशन। समझा? तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा वाला उसको कहेगा हम रोस्टिंग, रोस्टेड डक, रोस्टेड चिकन तंदूरी, वैसे ही रोस्ट करना। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम बोलेंगे रोस्टिंग, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसको हम बोलता है कैल्सिनेशन, ठीक। तो हम क्या करता है रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसको एक को हम करता है कार्बोनेट और के लिए, एक को हम करता है सल्फाइड और के लिए। तो C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट और, समझा? इसे याद करने का है। तो ये है हमारे पास HDS को हमने लिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करा, उससे हमें क्या मिलेगा, अब तुमको मालूम क्या होएगा, सल्फर पे भी -2 होता है, ऑक्सीजन पे भी -2 होएगा। तो क्या होगा, ये जो मरकरी है ये इधर जाके इधर से उसको हटा देगा सल्फर को, और ऑक्सीजन उसकी जगह ले लेगा वाला, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। तो तुमको मालूम अब क्या हो गया, मर्क्यूरिक सल्फाइड को हमने बना दिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अभी हमने ऊपर में क्वेश्चन में पढ़ा था, ऑक्साइड और से मेटल को निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि उसको कार्बन और बाकी के प्रेजेंस के साथ हम उसको ट्रीट कर सकता है, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। वैसे बिल्कुल ऐसे इधर
ऑक्सीडेशन मालूम क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और रोस्टिंग क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वी आर हीटिंग इट। सो ये किया जाता है फॉर सल्फाइड ओर्स, और इसको हम बोलेगा डीकंपोजिशन, और बाद में हम करता है रिडक्शन। तुमको मालूम पहले हमने उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया, अब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको, वो सॉलिड फॉर्म में आया, उसको हमने गर्म किया, डिकम्पोज किया, तो उसमें हमें मिल गया मर्करी इन द लिक्विड फॉर्म, और वो जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुआ था वो वापस रिलीज हो गया। ऐसे इसको हम निकालता है। फिर आगे आता है विच प्रोसेस इज यूज्ड इन इट। रोस्टिंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड, डीकंपोजिशन और रिडक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑक्साइड ओर इनटू द मेटल। ठीक है, अब आगे चलता है। A chemical compound X, when heated in the presence of oxygen, gives oxide, which on further heating gives a shiny brown metal Y, which is an active component in an alloy called brass. It is also used to make electric wires. वाला ये क्वेश्चन तो कितनी बार आया है, हम तुमको क्या बोलेगा। तो देखो अब आगे देखता है, आइडेंटिफाई X एंड Y। हमको X एंड Y दोनों को पता लगाना है। तो तुमको मालूम ये केमिकल कंपाउंड X है, इसको हीट किया गया है, तो अब ये कंपाउंड X है हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फाइड क्यूप्रस सल्फाइड बोलते हैं इसको। तो कॉपर सल्फाइड है, और इधर हम कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर लेगा 1, कॉपर 1, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड पे -2 होता है, 2 कॉपर इन्वॉल्व है, तो Cu के ऊपर +1 आएगा। इधर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, कॉपर 1 और कॉपर 2, यानी एक के ऊपर Cu+ लिखते हैं हम, एक के ऊपर Cu2+ लिखते हैं। ये इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, Cu+ एंड Cu2+। इधर वाला Cu+ है क्योंकि सल्फर के ऊपर -2 होता है, थोड़ा सा मैथ्स लगाने का है। ठीक है, सो कंपाउंड X इज कॉपर सल्फाइड एंड द एलिमेंट इज कॉपर। तुमको मालूम कॉपर का ब्रास बनाने में भी काम आता है, उसका एलॉय बनाता है हम। तो कंपाउंड X इज कॉपर सल्फाइड, एलिमेंट Y इज कॉपर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इधर है हमारे पास, कॉपर सल्फाइड को हमने लिया क्योंकि सल्फाइड हो रहा है, तो हम उसको करेगा रोस्टिंग। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने उसको हीट किया, यू गेट कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके बाद हम करेगा इधर रिडक्शन। इधर रिडक्शन में हम क्या करता है, वो जो कॉपर ऑक्साइड मिला था मालूम, उसको हम लेगा वापस कॉपर सल्फाइड के साथ उसको गर्म कर देगा, तुमको मिल जाएगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये थोड़ा सा अलग है मालूम, तुमको ये याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, पर ये भी इंपॉर्टेंट में से ही तुम इसको ध्यान रखना है। सो कॉपर सल्फाइड लिया, ठीक है, उसको वापस ऑक्सीजन में गर्म किया, क्यों? क्योंकि सल्फाइड हो रहा है, तो तुमको करना पड़ेगा इसका रोस्टिंग, यू गेट कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इसको वापस कॉपर सल्फाइड के साथ हम हीट करेगा, तुमको मिल जाएगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे हम कॉपर को निकालता है फ्रॉम द सल्फाइड ओर। अब आगे चलते हैं इस पे। अब हमारे पास इधर है आयनिक बॉन्ड। अब तुमको मालूम आयनिक बॉन्ड बनता है आयन से। अब अभी भी तुमको याद है, हम तुमको बोला था क्लास 9 के अंदर रेडिकल्स का एक चैप्टर है, ठीक, उसके अंदर तुम्हारे पास सारे के सारा आयंस गिवन है। अब आयंस भाई से पता करने के लिए तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करना पड़ेगा, वैलेंसी और वही सब चीज, वो क्लास 9 के अंदर भी है। तो उसमें होता क्या है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो सबसे आखिरी वाले शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टेबल गैस बनने के लिए या तो तुम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा, और तभी जाकर बनता है आयन। तो ऐसे ही इधर आयनिक बॉन्ड क्या बनता है मालूम, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो दानी आदमी है, ठीक है, जो दानी आदमी है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास सोडियम है, ठीक, तो सोडियम जो है वो Na+, क्यों मालूम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। वैसे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर ऑर्बिटल शेल सब शेल बहुत सारी चीज होता है, पर वो 11th क्लास में, तो इसके लिए फिलहाल तुम ऐसे इसको याद रखेगा 281। वैसे तो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम ऐसे निकालता है 2n²। ये तुम्हारे पास चैप्टर 4 में भी हम बताएगा। n मतलब नंबर ऑफ शेल, मानेगा अगर फर्स्ट शेल है तो n की वैल्यू 1 रखेगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। सेकंड शेल है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, ऐसे बनता है 2 8 18 32, पर अभी के लिए 281 क्योंकि सोडियम का 11 होता है। तो आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको दे देगा और बनाएगा Na+, ये बन गया तुम्हारे पास कैटायन। ऐसे क्लोरीन का बनता है Cl- आयन, तो ये 2 आयन बना, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है इधर कैटायन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है एनायन। अब क्या होगा मालूम, ये लोग क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे देगा, जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन स्पीसीज लूजेस द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, द अदर स्पीसीज गेन द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, और इन दोनों के मिलने से बनता है आयनिक बॉन्ड। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड भी। ये बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड और द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर creating ions। इसके अंदर आयंस बनते हैं, कैटायन और एनायन। एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज कॉल्ड कैटायन, जो गेन करता है वो बनाता है एनायन, और कैटायंस एंड एनायंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, जैसे कि NaCl, MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड और ऐसे बहुत सारा। तो ये तुम्हारे पास इधर डायग्राम भी बना रखा है, सोडियम 281, ठीक है, तो ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और बन गया Na+, ठीक है, तो ये 28। ऐसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बन गया Cl- आयन। तो इसको हम ऐसे शो करेगा, सोडियम के आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन है,
ये इसको क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसने इसको दे दिया, इसने ले लिया, तो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसे इधर हमारे पास है बिल्कुल मैग्नीशियम के आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उधर बनाएगा मैग्नीशियम कैटायन, साथ में इधर क्लोरीन 2 उसके साथ मिलेगा, क्योंकि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स MgCl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास इधर आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करता है ओर एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ओर, जैसे कि हम तुमको बताया, और वो चीज है जिसके अंदर से मिनरल का मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो an ore is the naturally occurring rock from which the desired metal can be economically extracted। फायदेमंद होना चाहिए, उसके अंदर फायदा होना चाहिए। अभी भी ऐसा नहीं कि उसके अंदर बहुत मेहनत किया और उसके अंदर तुमको मिला बिल्कुल दाना बराबर, वो चीज गलत है, समझती? तो वो वाला मेटल लेने का है, वो और लेने का है जिसके अंदर से मिलने का चांसेस बहुत मैक्सिमम होती। तो इसके अंदर तुमको बाकी और चीज भी मिलेगा, उसको हम लोग बोलता है इम्प्योरिटीज, उसको उसके अंदर से हटा देने का है, उसको उसके अंदर से भगा देने का है, वो तुमको नहीं मांगता है तो उसको उधर से निकाल देने का है, बोल निकल जाओ इधर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करता है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो भाई मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? ठीक है, तो सबसे पहले इधर काम है हमारे पास क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले हम ओर को लेता है, उसको हम करता है क्रश और ग्राइंड। इससे क्या होता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के बाद जो उसके अंदर से जितना भी मिट्टी धूल है उन सबको हम पानी से जब धोएगा वो उसके अंदर से बह जाएगा, तो जो भी अड़ंगा कबाड़ा होता है वो उसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ore is reduced to finer particles by crushing and grinding. It increases the surface area and makes it easy for the removal of unwanted impurities during the enrichment of the ore। उससे हम ore को enrich करेगा, उसको और बेहतर बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं enrichment of ores की। जिस ore को हमने धरती में से निकाला है contains large amount of impurities such as soil, sand, etc. जिनको हम गैंग बोलता है, वो उसके अंदर से बाहर निकालने को मांगता है। तो the process used for removing the gang from the ore are based on the differences between the physical and the chemical properties of the gang or the ore। अगर तो वो तुम्हारे पास ऐसा चीज है जो पानी से बह जाएगा तो उसको हम ग्रेविटी सेपरेशन से भी अलग कर सकता है, उसको सेटलिंग टैंक में से भेजेगा, मिट्टी उसमें से नीचे बैठ जाएगा, वैसे भी उसको रिमूव कर सकता है। नहीं तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी यूज करता है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन हम तुमको बताया, अगर उसके अंदर जो कबाड़ है वो भारी है तो उसको ऐसे उबड़ खाबड़ चीजों में से तुम पास करेगा तो क्या होगा, जितना भी उसके अंदर कूड़ा करकट है वो ऐसे गड्ढे में नीचे बैठ जाएगा, ऐसे, सॉरी गलत बन गया डायग्राम, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये सरफेस है, इसके ऊपर से जब वो बहेगा तो जितना भी कूड़ा करकट है वो सब इसके अंदर इधर सेटल हो जाएगा, इसके अंदर फंस जाएगा, उसको बाद में से उसमें से अलग किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकता है, और भी बहुत सारे केमिकल प्रोसेस भी यूज करता है। फ्रोथ रोटेशन प्रोसेस भी होता है जिसमें जाग बना के जो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा वो ऊपर से अलग जाग बना के हम उसको बाहर निकाल देगा, वो ऊपर ऊपर इकट्ठा हो जाता है, फ्रोथ यानी जाग बन जाता है उसके अंदर। अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ऑयल। अब डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज, यानी वो रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, वो क्या चीज है, उसके हिसाब से उसके लिए अलग अलग हम इधर मेथड्स है वो इसको इस्तेमाल करेगा इधर। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड देन रिफाइंड। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है तुमको मालूम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, उसमें कैथोड और एनोड बनाता है, उसमें से उसको रिड्यूस किया जा सकता है, वो सबसे बढ़िया तरीका है। अगर वो मेटल बहुत ही हाईली रिएक्टिव है तो उसको वैसे निकाला जा सकता है, फिर उसको रिफाइन किया जा सकता है। मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर ईदर सल्फाइड और कार्बोनेट्स, और जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में है वो या तो सल्फाइड और होंगे या नहीं तो वो कार्बोनेट ओर्स होंगे। अगर वो सल्फाइड ओर्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे बाय रोस्टिंग इन द हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको हम गर्म करेंगे तो जो सल्फाइड ओर है वो रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर वो कार्बोनेट ओर है, अगर वो कार्बोनेट ओर है तो हम उसके लिए करेगा कैल्सिनेशन, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हवा के एब्सेंस में हीट करेगा। सो सल्फाइड ओर उसको करेगा रोस्टिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर वो है कार्बोनेट ओर तो हम क्या करेंगे, हम उसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। आगे चलते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू मेटल यूजिंग कार्बन, जिसको हम कोक बोलता है, नहीं पीने वाला कोक नहीं, कोका कोला वाला कोक नहीं, कार्बन, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करता है। या नहीं तो कई बार हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज करता है, जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेगा, वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसमें से भगा देगा और तुमको तुम्हारा मेटल मिल जाएगा। तो या तो कार्बन यूज करते हैं या नहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज करते हैं। मेटल्स कैन फाइनली बी रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जब भी काम बारी आती है बारीकी की, उसको बहुत ज्यादा प्योर करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द बेस्ट वन, ध्यान रखने का है। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो अगर हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव। दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। ये बिल्कुल नेचर में ऐसा नहीं मिलता है कि आपको इधर रखा हुआ है तुम उसको उठा लेने का, ऐसा नहीं होता है।
इसको ये हमेशा तुमको नेचर में कभी फ्री नहीं मिलेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से प्योर करता है। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। उसका पिघला हुआ सॉल्ट लेने का है, उसके बाद उसको हमें करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वही कैथोड और एनोड, बिजली के प्रेजेंस में एनायंस मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, वही सेम चीज। ठीक है, इसके अंदर यूज करेगा हम सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसको भी ऑब्टेन करता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इधर मेटल आयंस, कैटायंस आर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, जिसको हम बोलता है नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि कैटायंस कैथोड की तरफ जाएगा और कैटायंस अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको जाना होगा नेगेटिव की तरफ, तो कैथोड हमारे पास होएगा नेगेटिव चार्ज। एनायंस जो है वो एनोड की तरफ जाता है, तो एनायंस में 2 एन है इसलिए नेगेटिवली चार्ज, और अगर वो एनोड की तरफ जा रहा है इसका मतलब एनोड पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगा, तुमको मालूम, कई बार कराया हमने इधर। ठीक है, जैसे कि इधर क्लोरीन आयन वो लिबरेट हो जाएगा उधर क्लोरीन गैस बन के, बिल्कुल सेम वही वाला चीज। तो इधर देखो कैथोड पे क्या होगा, सोडियम Na+, ठीक है, कैटायन है, कैटायन किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, तो कैथोड को होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज, उधर से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो बन जाएगा सोडियम। उधर वही दूसरी और क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन आयन जाएगा एनोड की तरफ, तो एनोड पे वो क्या होता है, एनोड पे जाने के बाद क्लोरीन नेगेटिव उधर से उसको इलेक्ट्रॉन जो है मानो उसको मिल जाता है, तो वो बन जाता है Cl2। तो ये वाला सोडियम प्लस कैथोड पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो एट एनोड हमारे पास एनायंस जाता है, समझा। अब आगे चलता है इधर, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके अंदर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेगा, उसका करेगा हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तुमको मालूम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वही प्रोसेस है, बिजली की मदद से, वही सही। एल्यूमिनियम तुम्हारे पास Al3+ आएगा, वो तुम्हारे पास कैटायन होएगा, कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ, ऑक्सीजन तुम्हारे पास एनायन होएगा, एनायन जाएगा एनोड की तरफ, सेम प्रोसेस यूज करने का है। ठीक है, अब इधर वैसे देखो, तो ग्रेफाइट लाइनिंग ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर है उसके अंदर जो ग्रेफाइट लाइनिंग है जिसके अंदर हम एल्यूमिनियम को रिड्यूस करने वाला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, तो जिस कंटेनर के अंदर हमने उसको रखा है, मान लो अगर ये कंटेनर है, तो ये जो कंटेनर है ये कंटेनर एक्ट करेगा एज अ कैथोड। ठीक है, कैथोड ये कंटेनर, जैसे तुम्हारा बैटरी होता है, सेल का जो कंटेनर है उसके ऊपर लिखा होता है उधर नेगेटिव चार्ज, जो आगे का होता है उसके ऊपर लिखा होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंटेनर ही हमारे पास कैथोड होगा, इस कंटेनर के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और एल्यूमिनियम आयन जो कि कैटायन है, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड आर रिड्यूस टू फॉर्म मोल्टन एल्यूमिनियम। और जो एल्यूमिनियम आयंस हैं, एल्यूमिनियम आयन जो है तुम्हारे पास, तुमको मालूम एल्यूमिनियम आयन Al3+ होता है, कैटायन है, तो कैटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेने के बाद वो एल्यूमिनियम में आके इधर रिड्यूस हो जाएगा। और वहीं जो कार्बन रॉड है वो एनोड की तरह काम करता है, एनोड पे हमारे पास एनायंस जाते हैं, और एनायन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उधर जाके इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करने के बाद वो बना लेता है उधर ऑक्सीजन गैस, which further reacts with carbon to form carbon dioxide gas। ठीक, ऐसे इधर काम होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ये थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल होता है। इसके अंदर तुम्हारे पास आ गया जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, एक्सेट्रा आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ये या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेगा या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा। well, अगर तो वो सल्फाइड की फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब उसको हम करेगा रोस्टिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर तो वो मिल रहा है कार्बोनेट की फॉर्म में, तो उसको हम करेगा कैल्सिनेशन, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का है, तो सल्फाइड और को करना है रोस्ट, और कार्बोनेट और को करना है कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो रोस्टिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास इधर है सल्फाइड ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड्स। अगर वो कैल्सिनेशन यानी कार्बोनेट ओर्स है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन, हीटेड स्ट्रांगली in the absence of air or no air to be converted into oxide। फिर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, reduce either by using carbon or by displacement reaction। तो जिंक को भी हम obtain कर सकता है by heating the sulfide and the carbonate ores and then by reducing it with the help of कार्बन। यानी जिंक अगर हमारे पास सल्फाइड की फॉर्म में है और जिंक हमारे पास कार्बोनेट की फॉर्म में है, मानो अगर तुमने जिंक सल्फाइड की फॉर्म में लिया है तो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to reduce it into oxide and sulfur dioxide। अगर जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसको सिंपली गर्म कर दो, it will be reduced into oxide and carbon dioxide gas। तो जिंक दो फॉर्म में, इधर जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट। अगर तो वो जिंक सल्फाइड है तो तुमको मालूम सल्फाइड और है तो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अगर वो जिंक कार्बोनेट और है तो कार्बोनेट और के लिए हम करता है कैल्सिनेशन, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू बी कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या करने का है, जैसे ही वो ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगा, या तो तुमको लेना है कार्बन या तो तुमको यूज करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड और से डायरेक्टली रिड्यूस करना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं करता है अभी भी। पैसा बचाने का, पैसा क्यों पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है, हम मरती है।
आम बहुत ज्यादा मरती है पैसा पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे यूज किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको मालूम, उसके अंदर क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। ये भी हम यूज करते हैं एज रिडक्शन मेजर, रिडक्शन करने के लिए। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को पहले हम ऑक्साइड्स में रिड्यूस करते हैं, और एक बारी जैसे ही वो ऑक्साइड ओर मिल जाता है देन हम उसमें या तो कार्बन को यूज करते हैं टू रिड्यूस द ऑक्साइड टू द मेटल्स, या नहीं तो हम इस्तेमाल करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल। तो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा को हम यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके ऑक्साइड्स में से, और हमें हमारा मेटल मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये एक एग्जांपल है कि जो तुम्हारा मैंगनीज डाइऑक्साइड है उसको हम हीट करते हैं विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये हमारा मैंगनीज डाइऑक्साइड है, उसको हमने हीट किया है विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हम हीट करेंगे टू गिव मैंगनीज इन लिक्विड फॉर्म एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन हमारे पास ये एक्सोथर्मिक है। तो ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन है, हमने यहाँ पे यूज किया है 3 मैंगनीज, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस हमने यहाँ पे यूज किया है ये 4 एल्यूमिनियम है, ये भी हमारे पास यहाँ सॉलिड फॉर्म में है। ये थोड़ा लाइट है इसलिए मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इधर हमें मिला है 3 मैंगनीज, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, प्लस हमारे पास मिल गया 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, प्लस हमारे पास यहाँ पे हमें मिली है हीट। सो मैंगनीज ऑक्साइड को जब हम एल्यूमिनियम पाउडर के साथ यूज करते हैं तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, सो इट डिस्प्लेसेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एंड यू गेट मैंगनीज इन द लिक्विड फॉर्म एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट, ठीक है। ऐसे ही जो एल्यूमिनियम है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव आयरन को। तो अब हम बात करते हैं, तो जो मैंगनीज है उसका तो हो गया, हमारे पास मैंगनीज हमें लिक्विड फॉर्म में मिला था, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जो एल्यूमिनियम है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव आयरन को फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। सो आयरन ऑक्साइड when made to react with aluminium, iron oxide को जब हम aluminium powder के साथ react करवाते हैं, so aluminium is more reactive than iron, so aluminium iron को उसके oxide में से हटा देगा, so you get iron in the liquid form and aluminium oxide along with the production of heat। ये heat बहुत ज्यादा होती है, इसी की वजह से जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, एंड दिस रिएक्शन इज फेमसली नोन एज थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन है, इट इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ आयरन पार्ट्स, ठीक है, आयरन की जो चीजें टूट जाती हैं तो वेल्डिंग वाली रिएक्शन जो वेल्डिंग वाले करते हैं वो इसी रिएक्शन का यूज करते हैं। सो एल्यूमिनियम पाउडर, व्हाइट एल्यूमिनियम पाउडर का यूज किया जाता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है उसके साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं, यू गेट आयरन इन द लिक्विड फॉर्म एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है, अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट द आयरन इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉल्टन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स। अब जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो फॉर द लो रिएक्टिव मेटल्स, तो अब हमारे पास यहाँ पे है जो मेटल्स हैं विच आर लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, वो बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। सो द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो इनको हम सिंपली हीट अगर करते हैं तो दे आर रिड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल सिनेबार यहाँ पे है, मरकरी का हमारे पास जो ये ओर है, तो सिनेबार HgS ये रहा, दिस कैन बी सिंपली रिड्यूस। तो सिनेबार को लेना है, उसको हमें सिंपली हीट करना है, बिकॉज सल्फाइड ओर है तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रोस्टिंग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड दिस इज रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO along with the production of sulfur dioxide। फिर हम इसको वापस लेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, और वापस इसको जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो गेट मर्करी इन द लिक्विड फॉर्म प्लस ऑक्सीजन। सो दैट इज व्हाई जो हमारे पास बहुत ही अनरिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स को सिंपली हीट करने से ही वो मेटल्स में रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू मर्करी, ठीक है, ऑन फर्दर हीटिंग। तो सिंपल हमने लिया था सिनेबार HgS, उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया। लेट मी मेक इट डार्क ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। HgS हमने लिया यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड सॉलिड फॉर्म में, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ, ये क्योंकि गैस फॉर्म में है, इसको हमने हीट किया क्योंकि सल्फाइड और है, सो वी डू रोस्टिंग, दिस इज कॉल्ड हीटिंग and you get mercury oxide plus sulfur dioxide in the gaseous form। इसको फर्दर जब हमने यूज किया, इधर यहाँ पे हमारे पास है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, when further heated इसको फिर से हम हीट करेंगे इधर, so you get mercury in the liquid form plus oxygen gas, ठीक है। तो ये हम अनरिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं। So this was mercuric sulfide heated in the presence of oxygen, you get mercuric oxide plus sulfur dioxide
ऐसे ही जब हम इसको दोबारा से हीट करते हैं, गेट मर्करी इन द लिक्विड फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इधर इसको मिटाने का है और फिर आगे ऊपर चलते हैं। ऐसे ही हमारे पास कॉपर, ये रहा हमारे पास, ये है कॉपर। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s, यहाँ पे हमने पहले भी करा था कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, सो 2Cu2s। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, सल्फर का है यहाँ पे -2। इसको जब हमने यूज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम इसको हीट करते हैं, सो वी हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें यहाँ पे मिलता है कॉपर ऑक्साइड सॉलिड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, एंड सिमिलरली व्हेन कॉपर ऑक्साइड is further heated, you get gases formed. So copper sulfide when heated with oxygen you get copper oxide plus sulfur dioxide gas. कॉपर ऑक्साइड को फर्दर यूज करते हैं विद कॉपर सल्फाइड, यू गेट कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बोला इसको बैलेंस करने का सिंपल तरीका है इधर। ठीक है, बैलेंसिंग में बाद में करवाएगा, इधर अलग से ही, वो चैप्टर 1 में था, उधर जाके आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे बैलेंस किया था। ठीक है, अब आगे चलता है। इस रिएक्शन को देखो समझना भी पड़ता है, साथ साथ इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इधर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तुमको मालूम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बिजली के प्रेजेंस में किया जाता है, इसके लिए हम यूज करता है उधर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेगा, तो मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, इन सब चीजों को हम यूज करता है एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, हम इसको रिड्यूस करता है। सो तुम्हारे पास इसको करने के लिए हमारे पास वही सेम चीज, एनोड और कैथोड। Anions move towards anode, cations move towards cathode, सेम चीज। सो तुम्हारे पास एनाइंस अगर एनोड की तरफ जाएगा तो एनाइंस पे अगर तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज है और अगर वो एनोड की तरफ मूव कर रहा है तो एनोड के ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही तुम्हारे पास कैटाइंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटाइन में एक बार एन होता है इसीलिए कैटाइन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर वो जा रहा है कैथोड की तरफ, इसका मतलब कैथोड पे होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो द इम्प्योर मेटल is made as एनोड, इम्प्योर मेटल को हम एनोड बनाता है, एनोड को हम बनाता है पॉजिटिव टर्मिनल पे, और जो पतला सा पत्ती होता है प्योर मेटल का उसको हम बनाएगा कैथोड। ये वाला हमने पहले भी करा था, बार बार हम डायग्राम बना के उसको नहीं समझाएगा, तुम सब बच्चा बहुत मूर्ख है, तुमको बार बार करना पड़ेगा, हम तुमको अपने ऊँट के माफिक पीटेगा, तो बहुत ज्यादा धोखेबाज हो गया है, तुम सबका शरीर भी मसाला मांगती, वाला हम तुमको मसाला देगा, बहुत ज्यादा तुमको मारेगा, तुम्हारा आकर टिकाने लगाएगा हम। So impure metal is made anode and the thin strip of pure metal is made as cathode। और जिस भी चीज को हम रिड्यूस करते हैं हम उसी का ही सॉल्ट जो है सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड देन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम यूज करते हैं, जितनी चीजें उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाती हैं उतना ही वहां से बाहर निकल जाती है, यानी न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैज टू बी मेंटेन, यानी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितने आयंस हैं उतने ही रहने चाहिए। ऐसी जो आयंस हैं जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो भी हमारे पास हमें रखने हैं मेंटेन्ड। ठीक है, तो सेम यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, तुम्हारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। जब वो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा तो उसके अंदर से जो मेटल आयन है वो निकल कर इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट से निकलकर बाहर की तरफ आ जाएगा और वो पहुंचेगा दूसरी तरफ, वहां से मेटल आयन जाके उधर चिपक जाएगा इलेक्ट्रॉन से और वो उधर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो बाद अभी हम इसको और आगे समझाएगा, जैसे थोड़ा सा प्लेन पेज आ जाएगा उस पर हम डायग्राम बना के वाला इसको फिर से समझाएगा। ठीक, इंतजार करती। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को एक बार फिर से हम नटशेल में समझेगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, एक क्विक रिवीजन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम क्या करती है, हम लेता है उसके अंदर मेटल्स जो कि बहुत ज्यादा इधर हमारे पास, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ऐसा मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिफाइन करता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम इस्तेमाल करता है बिजली का। बिजली का इस्तेमाल करेगा तो वाला बिजली के अंदर तुमको एक पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, जैसा कि हम तुमको कई बार बताया है। मालूम, एनाइन के अंदर 2 N तो नेगेटिवली चार्ज, केटाइन के अंदर 1 N तो पॉजिटिवली चार्ज। बोला ये तो कई बार हो गया, फिर भी हम इधर लिखेगा एक बार। एनाइन में 2 N इसका मतलब नेगेटिव चार्ज, केटाइन में 1 N इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एनाइन जाएगा एनोड की तरफ और फिर केटाइन जाएगा तुम्हारा कैथोड की तरफ। ठीक, तो एनाइन एनोड की तरफ जाएगा, केटाइन जाएगा तुम्हारा कैथोड की तरफ। तो बोला अगर एनाइन एनोड की तरफ जाएगा और अगर एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्यों मालूम, क्योंकि अपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल वैसा ही अगर कैथोड पे तुम्हारे पास, अब देखो कैटाइन अगर जाता है कैथोड की तरफ और अगर कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है तो माने कैथोड पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक वैसा ही। अब इधर हम क्या करेगा, इसके अंदर भी लेता है हम सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हम उधर 2 टर्मिनल लेता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ठीक है, उसको एक पेटी में
माने एक जार के अंदर, एक कंटेनर के अंदर हम करता है, उसको फिर हम बैटरी से कनेक्ट करता है, उसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। अब तुमको मालूम है कि इसको पॉजिटिव देना है, कि इसको नेगेटिव देना है। मालूम, कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा। कैटायन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और वो अगर कैथोड की तरफ जा रहा है, तो कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने का है। और एनायन अगर एनोड की तरफ जाता है और अगर तुम्हारा एनायन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, वाला इसीलिए एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेगा। मालूम, फिर क्या करेगा, उसके अंदर हम उसी मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेगा। जो भी मेटल को रिफाइन करना है उसी का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, वाला किसी और का नहीं तो धोखाधड़ी हो जाएगा। जिसको भी रिफाइन करना है उसी का मेटल सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। फिर हम क्या करेगा इधर, फिर इसके अंदर हम तुमको जैसा पहले ही बताया, एक भाई साहब है फैराडे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इधर हम यूज करने का है। अब फैराडे लॉ को हम बिल्कुल सिंपल में समझाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं। फैराडे बोलता है कि जो दो हिस्सा होगा, एक जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फ्लो करता है आयंस। तो पूरा न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो तुम्हारा कंडक्टिंग वायर है, जिसको बैटरी की मदद से तुम तार से कनेक्ट करेगा, उसके अंदर तुम्हारा फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन करेगा न्यूट्रलिटी, और सॉल्यूशन के अंदर आयंस न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन, अंदर की तरफ आयंस, क्योंकि पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर तो तुम्हारा आयंस फ्लो करता है, बिल्कुल वैसा ही। अब देखते हैं इधर हम कैसे इसको करेगा। तो देखो ये सेटअप है, इधर हम कॉपर को रिफाइन कर रहा है। तो इधर तुम देखो, ये थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम है, एनसीईआरटी से डायग्राम, एनसीईआरटी में तुम्हारा है ये डायग्राम। तो इसके अंदर क्या हम इस्तेमाल किया है, हम लिया इधर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थोड़ा सा उसके अंदर एसिड डाला है, जिससे कंडक्शन और बेहतर हो जाता है, क्योंकि एसिड के अंदर H+ आयन होता है, तो कंडक्शन पहले से और बेहतर हो जाएगा। तो हमने लिया इधर एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी CuSO4 सॉल्यूशन। इसके अंदर थोड़ा सा एसिडिफाई करने की वजह से H+ आयंस का कंसंट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो और बेहतर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक। तो कॉपर सल्फेट के अंदर से तुम्हारा दो आयन प्रोड्यूस होगा, कॉपर 2+ आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। फिर हम इधर लेगा, तुम्हारा एक को बनाएगा कैथोड, एक को बनाएगा एनोड, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, जो तुम्हारा इधर कैथोड है, ठीक है, और इधर तुम्हारा एनोड है। अब हमको इसके ऊपर डिपॉजिट करने को मांगता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा इम्प्योर मेटल है उसको तुम्हें इधर लगाने का है, एनोड में। तो क्या होगा, हम जैसे इधर कॉपर, जो इम्प्योर कॉपर है उसको बनाया एनोड, तो कॉपर तुमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, क्योंकि कॉपर ऐसा, कॉपर लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और फिर बनाता है Cu2+, ठीक, Cu2+ बनाएगा। तो तुमको मालूम इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस कॉपर को बोलेगा वाला अपना 2 इलेक्ट्रॉन तो इस कॉपर को मजबूरन बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ठीक है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से खींच जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर गया इधर, 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया इधर, ठीक। अब तुमको मालूम बैटरी भी एक नंबर का न्यूट्रल किस्म का आदमी है, ठीक है। बैटरी भी किसी का ना तो कुछ लेता है ना किसी को कुछ देता है, वो न्यूट्रल रहने को मांगता है, ठीक। तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में गया, जितना वो बैटरी ले रहा है उतना ही वो बैटरी वापस रिलीज भी कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर से गया, उतना ही 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वापस निकल जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर हुआ, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक। तो बैटरी ने किसी का भी उधार नहीं रखा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। well, अब इधर क्या हुआ, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब कॉपर 2+ बन गया। अब वो कॉपर 2+ क्या करेगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। जैसे देखो इधर से बाहर निकल गया, क्यों, क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इसको चिपका के रखा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उससे छीन लिया, तो कॉपर 2+ निकल कर इसके अंदर आ जाएगा। अब तुमको मालूम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है, कि जो तुम्हारा सॉल्ट है, इसका जो मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो भी जो आयंस है उसको अपने पास नहीं रखेगा, उसके अंदर जितना आयंस आएगा वो उतना ही आयंस अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। मालूम है, एग्जांपल के तौर पे मान के चलो इधर 100 कॉपर 2+ आयन है और 100 सल्फेट नेगेटिव आयन है। अब ये एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, इधर से एक और आया तो वाला इधर 101 कॉपर प्लस आयन हो गया। अब ये उस एक कॉपर प्लस आयन को अपने पास नहीं रखेगा, ये बोलता है हमारे पास शुरू में जितना था हम उतना ही रखेगा, हमको नहीं मांगता है, हमारे पास बहुत है। तो जैसे इधर 100 कॉपर 2+ आयन था, इधर से एक और एक्स्ट्रा कॉपर 2+ आयन आएगा, तो इधर इसके पास 101 कॉपर 2+ आयन हो जाएगा। ये बोलता है हमको नहीं चाहिए, हम नहीं रखेगा, हम भिखारी नहीं है, हमको नहीं मांगता है। तो ये क्या करेगा, वो एक कॉपर 2+ आयन को इधर से बोलेगा तुम इधर से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो वो उस कॉपर 2+ आयन को इधर से बाहर निकाल देगा, इधर इसके अंदर आएगा, बोला ये नहीं रखेगा, ये उसको वापस दे देगा, ये बोलता है हमको नहीं चाहिए, ले लो अपना इधर से आयन। तो वो कॉपर 2+ आयन ये सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही आएगा,
वो उधर से वापस दे देगा। और तुमको मालूम ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन अब इधर आ गया है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इधर आया, इधर से कॉपर 2 प्लस आयन इधर से निकलकर सॉल्यूशन में से गया, सॉल्यूशन ने उसको वापस इधर फेंक दिया। अब वो कॉपर 2 प्लस आयन इधर आ गया है, कॉपर 2 प्लस आयन इधर आया और उधर से 2 इलेक्ट्रॉन आया। अब इधर क्या होगा, तो ये जो कॉपर 2 प्लस आयन है ये आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बनाएगा कॉपर, और वो कॉपर आकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे ही जब तक बिजली इसके अंदर चलता रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वो इसमें से खींचता रहेगा, कॉपर 2 प्लस आयन इसमें निकलता रहेगा, उतना ही कॉपर 2 प्लस आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इधर इसका जो मोटा है वो कम होता जाएगा, ये घिसता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, खत्म होता जाएगा, और ये जो है इधर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा। जितना भी चाहिए उतनी देर तक इसको चलाओ, ये पूरा खत्म हो जाएगा और इधर आके डिपॉजिट हो जाएगा। और जितना भी मिट्टी कूड़ा करकट है वो इधर नीचे इकट्ठा हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एनोड मड। और इधर जो मिला है वो 16 आने बिल्कुल बढ़िया वाला तुमको कॉपर मिला है, ठीक है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ठीक। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ऐसा इधर कॉपर के लिए किया है वैसे किसी भी चीज के लिए कर सकता है। ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर गोल्ड प्लेटिंग करवाता है तो वो लोग भी ऐसा ही कुछ रखता है, इधर तुम्हारा गोल्ड का सोल लेगा, इधर तुम्हारा रखेगा वो सुनारा अपना वाला गोल्ड, इधर तुम्हारा जो भी चांदी का चीज है, जो भी चीज है जिसके ऊपर तुमको सोने का पानी चढ़वाना है वो इधर रखेगा। बिजली को ऑन करेगा, इधर से गोल्ड निकलेगा, उसके ऊपर जमा होता रहेगा। मान के चलो तुम उसको 2 ग्राम का चांदी का अंगूठी दिया है, तुम बोलते वाला इसके ऊपर 2 ग्राम सोना चढ़ा दो, वो उसको ऑन करेगा, इधर से सोना निकलेगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, और फिर वो दोबारा से बिजली को बंद करेगा, अंगूठी को निकाल कर तोलेगा। जैसे 4 ग्राम हो जाएगा वो वाला तुमको बोल देगा कि तुम्हारा हो गया गोल्ड प्लेटिंग, उसी को वो लोग बोलता है गोल्ड प्लेटेड। मालूम चांदी के ऊपर प्लेटिंग कर देता है, जितना चाहिए उतना प्लेटिंग करवा लो, ठीक है। अब चलता हम अपनी अगली चीज पे। इधर तुम्हारे पास है अलॉय, ठीक। अब अलॉय क्या है, अलॉय हमारे पास होमोजेनस, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ये होमोजेनस मिक्सचर है, माने कि एक जैसा है, इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकता, बिल्कुल एक माफिक लगता है, जैसे ऊंट के अंदर ऊंट मिक्स हो जाए, ठीक है, ऊंट के झूठ के अंदर ऊंट मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। पर अगर तुम ऊंट के झुंड के अंदर कोई गाधा डाल देगा तो गाधा साफ अलग से दिखाई जाएगा, तो वो होमोजेनस नहीं है, वो हेटेरोजेनस है, ठीक है। तो होमोजेनस मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म, ठीक। तो या तो 2 मेटल से मिक्सचर हो सकता है, मेटल नॉन मेटल का हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एक खास प्रोपोर्शन के अंदर जिसको भी अलॉय बनाना है वो प्राइमरी मेटल है उसके अंदर कुछ मिक्स कर देता है, तो उससे क्या होता है वो बिल्कुल नया चीज बन जाता है। वो नया चीज ना तो पहले वाले जैसा होगा ना दूसरे वाले जैसा होगा, बिल्कुल अलग किस्म का कुछ नया निकल कर आएगा, टोटली डिफरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इधर देखो, प्योर आयरन हमारे पास है, उसको मिक्स किया जाता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक, क्योंकि प्योर आयरन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो जैसे प्योर आयरन को हम 0.05% कार्बन से मिक्स कर देगा तो वो बहुत हार्ड एंड स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट है, ठीक। ऐसे ही आयरन को मिक्स किया जाता है विद निकल एंड क्रोमियम टू गेट स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील अब तुमको मालूम आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, पर जैसे ही आयरन को मिक्स किया जाता है विद निकल एंड क्रोमियम तुमको मिलता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील तुमको पता है ऑपरेशन सर्जरी के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो बॉडी के अंदर इंप्लांट्स लगाने के लिए भी काम आता है, उसमें कभी भी कोई जंग नहीं लगता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, वो एंटी करोसिव होता है, वो एंटी फंगल होता है, वो एंटी रस्ट होता है, वो सब कुछ एंटी एंटी होता है। हमको तो कभी कभार लगता है वो एंटी है, वो एंटी भी है, वो एंटी भी है, हर चीज में घुस जाता है। एंटी लोग के माफिक उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको कितना भी कुछ बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हर चीज में एंटी है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। आगे चलो, इधर प्योर गोल्ड तुम्हारा 24 कैरेट गोल्ड, उधर तुम दुबई में आओ बहुत मिलता है, ठीक है। हमारे पास पर अफसोस नहीं है क्योंकि उधर हम इतना नहीं कमा पाया, तो हमको बहुत अफसोस है, ठीक है। उधर हम इतना नहीं कमा पाया, उन लोग हमको लात मार के निकाल दिया। हुआ क्या था, हम किसी शेख के घर में गया था, उधर गोल्ड का बर्तन रखा हुआ था उन लोग का, तो हमको बोला वाला तुम खाना खाएगा, हम बोला बिल्कुल खाएगा, फ्री पॉकेट का कोई भी सामान हम बहुत जल्दी खा लेता है, तो वो हमको बोला ये लो तुम इधर लो, हम देखा वाला उधर सोने का थाली, सोने का चम्मच, सब कुछ उधर गोल्ड गोल्ड गोल्ड। हम बोला, वो हमको बोला इसके अंदर बिरयानी खाएगा, हम बोला वाला क्यों नहीं खाएगा, नेकी और पूछ पूछ, हम बोला बिल्कुल भाग भाग के खाएगा, वो हमको बोला ठीक है खा लो। हम क्या किया, हम सोचा किसी को नहीं पता चलेगा, हम चम्मच लिया, हम चम्मच को बहुत तेज से काट लिया, चम्मच का छोटा सा टुकड़ा हम तोड़ के अपने अंदर डाल दिया, ठीक। उधर एयरपोर्ट पे गया, एयरपोर्ट पे वो लोग मेटल डिटेक्टर लगाया, उसके अंदर हम पकड़ा गया, बोला वो हमको बोला क्या है तुम्हारे पास, हम बोला कुछ भी नहीं है। उन लोग हमको देखा, उन लोग बोला ये इसके पेट में तो गोल्ड का कुछ है, हम सोचा, फिर हम पकड़ा गया, वो शेख के पास हमको वापस लेके गया, वो बोला वाला तुम चोरी करता है, हम बोला हम चोरी नहीं करता, हम कह रहा था हमारा दांत बहुत तेज है,
आम कह रहा था, वो चम्मच टूट गया। वो बोला वाला वो हम पे यकीन नहीं किया। वो बोला चलो ठीक है फिर निकल जाओ इधर से। वो हमको ना तो चम्मच दिया, वो हमको बोला तुम चमचा किस्म का आदमी है, इधर से निकल जाओ, इधर से बाहर भाग जाओ। तो वाला हमको उधर से निकाल दिया गया। ठीक, पर हम सच में चोर नहीं है, ये हम मनोरंजन के लिए कहानियां बनाता है, ठीक है, सच में चोर नहीं है। ये तो हम ऐसे ऐसे कहानी बनाता है ताकि तुम बच्चा लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तो इधर देखता है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट बहुत सॉफ्ट होता है, उसको अलॉय किया जाता है विद ईदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। 22 पार्ट्स ऑफ द प्योर गोल्ड इज अलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ ईदर कॉपर और सिल्वर, उसी को हम बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड, ठीक है। फिर आगे चलता है मेटल्स, जब उसको अलॉय किया जाता है मरकरी के साथ, मरकरी के साथ किसी को भी अगर तुम मिक्स करेगा उसको हम बोलता है अमालगम, ठीक है, उसको हम बोलता है अमालगम। ऐसे ही ब्रास एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, तुमको मालूम ब्रास कई बार आया था ऊपर, उसके अंदर कॉपर और जिंक को मिक्स करता है तो जाके वो बनता है ब्रास, ठीक। आगे ऐसे ही चलेगा, ये सब वन मार्कर के लिए आता है। ऐसे तुम्हारे इधर ब्रोंज मेटल जैसे मिलता है, ब्रोंज किसका अलॉय है, कॉपर और टिन का, तो कॉपर और जिंक का अलॉय ब्रास, कॉपर और टिन का अलॉय तुम्हारे पास कहलाता है ब्रोंज। ऐसे ही तुम्हारे पास सोल्डर, वो जो सोल्डिंग करता है बिजली का सामान, उसके अंदर सर्किट के अंदर जो सोल्डिंग करता है, बिल्कुल वैसा ही, वैसा ही सोल्डर एक अलॉय है लेड का और टिन का। लेड ये वही चीज है जो मैगी के अंदर बहुत ज्यादा जिसका खबर आया था, वही लेड का गोली भी होता है, पेंसिल के नोक के अंदर भी लेड होता है, बोला मैगी के अंदर भी उन लोग बोला लेड है, लेड बहुत ही पॉइजनस चीज होता है, ठीक है, उसका। तो सोल्डर एक अलॉय है लेड का और टिन का, ठीक है, हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग, सॉरी वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक। ऐसे ही इधर तुम्हारे पास करोजन की बात करेगा। सो इसके अंदर तुम्हारे पास कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान रखने का है। पहला, सिल्वर आर्टिकल्स क्यों काला पड़ जाता है, सिल्वर आर्टिकल्स इसलिए काला पड़ जाता है क्योंकि उसके ऊपर सल्फाइड का एक परत जम जाता है। ये रहा, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड की वजह से उसके ऊपर कालापन आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो तुम्हारा कॉपर है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का एक ग्रीन परत चढ़ जाता है, ठीक है, ये कई बार याद रखना है। greenish layer on the copper is due to carbon dioxide present, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा मॉइस्ट वाला है, यानी मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है, तो कॉपर के ऊपर एक परत चढ़ जाएगा कॉपर कार्बोनेट का जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है, इसीलिए कॉपर का बर्तन थोड़ा सा टार्निश हो जाता है, उसको नींबू वींबू से वापस साफ करो, नींबू और राख से वापस चमक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम आयरन को एक्सपोज करेगा मॉइस्ट एयर में तो उसके ऊपर भी तुम्हारे पास एक कोटिंग चढ़ जाता है जो कि रस्ट होता है, वो हमारे पास आयरन ऑक्साइड होता है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ऐसे तुम्हारे पास गैल्वेनाइजेशन है, गैल्वेनाइजेशन के अंदर भी हम क्या करता है, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। तुमको मालूम जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो आयरन के ऊपर जैसे हम उसको चढ़ाएगा तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और जो उसके नीचे का मेटल है उसको बचा लेगा, ठीक है, वो अपना जान का कुर्बानी देके उसको बचा लेता है, ठीक, बहुत ही बढ़िया किस्म का आदमी होता है जिंक। ऐसे अलॉय क्या काम करता है, इट प्रिवेंट्स द करोजन, इट इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ, इट मेक्स इट मोर रेजिस्टिव, इट मेक्स इट मोर ड्यूरेबल, इट मेक्स इट मोर वर्केबल, ठीक है, वो सब कुछ उसको बढ़िया कर देता है। पर अगर तुम प्योर मेटल का लेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, अलॉय करते ही वो पहले से मजबूत हो जाता है, पहले से बेहतर हो जाता है, उसके अंदर और निखार आ जाता है, वो बिल्कुल ही नया पीरानी बन जाता है, बिल्कुल अलग, ठीक है, सबसे अलग सबसे जुदा, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। तो इधर हमारे पास हो गया। अब वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अगले में मिलती।